स्वागत के इसी क्रम में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिहारी सिंह जी, श्री राजपाल सिंह जी और घनश्याम जी जनागल से निवेदन करूंगा कि वो शॉल पहनाकर माननीय न्यायाधिपति का स्वागत करें। सब लोग आते हैं। ओम जी मेरे साथ बुला लेते हैं। स्वागत के इसी क्रम में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता ओम जी हर्ष, डॉक्टर भगवानाराम जी बिश्नोई और डॉक्टर भंवर जी बिश्नोई भी शॉल पहनाकर पंकज जी और रितेश जी शॉल पहनाकर और बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं एडवोकेट कुलदीप जी से और विवेक जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री हरिओम शर्मा अत्री जी, स्पेशल जज कॉमर्शियल कोर्ट बीकानेर का बुके भेंट करके स्वागत करें। तालियों के साथ आप भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। के जीवन के बारे में हरिओम शर्मा कॉमर्शियल जज साहब परिचित हैं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज महाविद्यालय प्रांगण में जिस विभूति को हम यहाँ देख रहे हैं उनका आगे का सफ़र कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी इतनी छोटी एज में यदि ये इस ओहदे पर हैं तो आगे हम इनको सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। तो जो विद्यार्थी आगे जाकर एज ए एडवोकेट अपना भविष्य देख रहे हैं उनको एक मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक एडवोकेट ही आगे जाकर कहीं पे भी बन सकता है। एलएलबी की जो डिग्री है ये कहाँ तक ले जा सकती है, ये उसका एक्सट्रीम लेवल है। तो आप लोगों को ये एक उदाहरण भी मिल रहा है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मान श्री विठल जी बिस्सा से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वागतीय उद्बोधन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, मैं विजय रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय बार एसोसिएशन और मेरे प्यारे विद्यार्थियों की ओर से माननीय न्यायाधिपति श्री पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी और मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो हमारे बीच में न्यायाधिपति पधारे हैं ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आज नहीं पधारे हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कोई हमने इनको ये न्यायाधीश के पद पर है, मैं इनसे ऊपर इनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा कि मैंने व्यक्ति से अनुभव किया है कि हमारे गुरुजी बताते थे कि कोई व्यक्ति जब विधि का विद्यार्थी होता है और विधि के विद्यार्थी होने के नाते वो किस तरीके से विधि शिक्षा को आगे बढ़ाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी है। आप वर्सेटाइल जीनियस है, अपने आप में एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है। और ये बात जब आप इनको सुनेंगे, जब आप इनसे इंटरेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगी कि आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। और आज एकेडमिक इंटरेस्ट होने के नाते ही आप हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में पधारे।
मैं तहे दिल से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विद्यार्थियों की ओर से, बीकानेर की महान जनता की ओर से। सर, आप विधि की जो राजधानी है जोधपुर, वहाँ से पधारे हैं। जैसे काशी को बड़ी काशी कहा जाता है और बीकानेर को छोटी काशी कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से बीकानेर भी अपने आप में, आप जिस न्यायिक राजधानी से पधारे हैं, तो हमारी बीकानेर भी एक छोटी न्यायिक राजधानी के रूप में आपके सानिध्य में आगे बढ़ रही है। और इसका उदाहरण आप न्यायिक जगत में खुद देखते हैं कि आज बीकानेर से ही इस महाविद्यालय से पढ़े हुए 4 न्यायाधीश आपके सानिध्य में राजस्थान उच्च न्यायालय में आपके साथ न्यायिक सेवा में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस महाविद्यालय का एक गौरवमय इतिहास है। मैंने आपको बताया कि 1973 में जब हमारा ये महाविद्यालय बना, उसके बाद आज तक एक स्वर्णिम इतिहास इस महाविद्यालय का रहा है। और आज चूँकि अभी विद्यार्थियों के परीक्षा सेशन कोविड की वजह से लेट चल रहा है और सेशन लेट चल रहा है, तो विद्यार्थियों की संख्या हो सकता है कि आज कम हो। लेकिन मैं सर आपसे निवेदन करूं कि हमारे ये जो भी प्यारे विद्यार्थी आपके बीच में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपके सानिध्य से, आपके आशीर्वचन से इनका विधि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक सुअवसर इनको प्राप्त होगा। 73 से जब हमारा ये महाविद्यालय बना, उससे बाद से लगातार आप जैसे न्यायाधिपति हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पधारे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि न्यायाधिपति कृष्णा अय्यर जी, जस्टिस भगवती जी, जिन्होंने इस न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपना योगदान भारत के न्यायिक क्षेत्र में दिया है, उनका सानिध्य हमारे महाविद्यालय को मिला है। जस्टिस मगराज जी कल्ला, में कितने नाम गिनाना चाहूँगा, जस्टिस मनोज कुमार जी व्यास, जस्टिस उमाशंकर जी व्यास, जस्टिस मदन गोपाल जी व्यास, अनगिनत नाम है। और उन लोगों ने आकर हमारे इस प्यारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन किया और इन लोगों को अपने जो भी उनके अनुभव थे वो अनुभव शेयर किए। तो आज आप हमारे महाविद्यालय प्रांगण में पधारे, मैं तहे दिल से सभी बार एसोसिएशन, चूँकि हमारा संयुक्त प्रोग्राम है, हमारे सारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, इन लोगों का सहयोग हम लोगों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को हमेशा मिलता रहता है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग बार में जाते हैं तो बार का सहयोग, कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता होता है, रामपुरिया लॉ कॉलेज के विद्यार्थी जब उनके पास जाते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने अनुभव के माध्यम से अब हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करने का प्रयास करता है। हमारे बीच में कुलदीप शर्मा जी बैठे हैं। कुलदीप जी का हमें, चूँकि हमारा एक पर्सनल वो स्वार्थ भी रहता है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और बार काउंसिल हमारी गवर्निंग बॉडी है, तो आपका सहयोग हमेशा हमारे महाविद्यालय को रहता है। इनका भी यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। मुमताज़ भाई साहब, जब भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं, अपनी चाहे कितनी से कितनी बड़ा इनकी कोर्ट की असाइनमेंट पहले से फिक्स होता है, लेकिन ये विद्यार्थियों को देखकर सारा काम छोड़ देते हैं और हमारे विद्यार्थियों के बीच में आकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, डायनेमिक अध्यक्ष कहूँगा तो कम नहीं होगा। आपके आने के बाद में आपने बहुत अच्छे एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ जो कार्यक्रम कराए हैं, मैं आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शर्मा साहब जो न्यायाधिपति के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, कॉमर्शियल जज, उनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट जो यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सर, आज जो आपने विषय चुना है, निश्चित रूप से वर्तमान में जो कानून शिक्षा है या कानून शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हमारे कैरियर बना रहे हैं, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारे कानून के क्षेत्र में भी जो पैकेजिंग सिस्टम है, वो पैकेजिंग सिस्टम बच्चों के घर में दिल करने लग गया है कि विधि शिक्षा पढ़ने के बाद में मुझे कितना पैकेज मिलेगा, ये पहले नहीं था। तो मैं इन सब, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आप जब कानूनी शिक्षा के महत्व और उनकी चैलेंजेस के बारे में हमारे विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जो कानून का जो मूल ध्येय था, कानूनी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य को कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थियों में आप निश्चित रूप से अपने आशीर्वचन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः मंच से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब भी आपको समय मिलेगा, आप बीकानेर पधारेंगे, हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट होंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि महाविद्यालय 1973 से रन कर रहा है और 50 साल विधि शिक्षा में
इसको हो गए हैं, तो ये भी एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जो आने वाला 23 ईयर है वो हमारे लिए 50वां ईयर है विधि शिक्षा को सर्व करते हुए, और हम उसी वृक्ष की एक टहनी है, तो उसमें हमें भी अपने आप को गौरव महसूस होता है कि हम भी उसका एक भाग हैं। और आप सभी लोगों के सहयोग के बिना महाविद्यालय इस ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता था, इसलिए आप सभी का आभार, अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि सर ने बताया कि जिस डायनेमिक पर्सनैलिटी के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनका परिचय भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता रहे कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया। तो मैं श्री हरिओम जी शर्मा जो वाणिज्यिक जज है, उनसे निवेदन करूँगा कि वो उनके परिचय पर हम सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन माननीय न्यायाधिपति महोदय, कॉलेज के प्राचार्य, बार एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, अधिवक्ता महोदय, मेरे न्यायिक अधिकारीगण एवं छात्र, मेरे लिए अभी 10 मिनट पहले शर्मा साहब ने कहा कि सब आपने एक न्यायाधिपति महोदय का परिचय देना है। मुझे यूँ लगता है कि न्यायाधिपति महोदय मेरे द्वारा दिए गए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं। माननीय न्यायाधिपति महोदय के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में काम करने का मुझे कुछ अवसर जोधपुर रहते हुए प्राप्त हुआ, और मैंने उनकी जो क्वेस्ट फॉर लॉ जो देखी, उनकी दैनिक रुचि देखी, दैट्स अ काइंड ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन विद वी। पर मैंने देखा कि जब भी मैं न्यायाधिपति महोदय के चैम्बर में गया तो सामने बोर्ड पे कुछ इंग्लिश के 2 नए शब्द हमेशा लिखे मिलते थे, हर दिन नए शब्द। सो दैट इज़ सम हैबिट। उन्होंने अपनी आदत में इसको शुमार किया कि मुझे प्रतिदिन कम से कम 2 नए शब्द भी अपने शब्दकोश में जोड़ने हैं। तो जो व्यक्ति इतना व्यवस्थित है अपने जीवन में कि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, ये एक सीखने वाला पक्ष था जो मैंने भी सीखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय न्यायाधिपति महोदय का जो करिश्मिक पर्सनालिटी है उससे हम सभी सीखें, और आज जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उसके लिए माननीय न्यायाधिपति महोदय के आशीर्वचन वही सबसे मुख्य उद्देश्य है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी हम आज यहाँ से लाभान्वित होकर जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम नए हैं, हमें ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, और बच्चों को विशेष रूप से ज़रूरत थी कि उनको यह नॉलेज हो कि जो हमारे बीच मौजूद हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत है। कई बार हमारे बीच में बैठे हैं तो हमें यूँ लगता है कि बहुत इजी अप्रोच है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस जगह पर वो आज विराजमान है वो न्याय का सबसे बड़ा दर्शन है, और हम सभी वहाँ तक पहुँचने के लिए जो विद्यार्थीगण हैं उनका एक हमेशा एक मोटो रहता है कि हम उस सीट पर जाकर पहुँचें। तो न्याय प्रदान करना अपने आप में बड़े गर्व की बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ माननीय जज साहब का। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे सीनियर एडवोकेट श्री कुलदीप जी शर्मा से। इनका इंटरेक्शन विद्यार्थियों के साथ, महाविद्यालय परिवार के साथ सदैव रहा है, तो वो आए और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। वेलकम सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, कॉलेज के प्राचार्य अनंत जी जोशी साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री विठल बिस्सा जी, मेरे बड़े भाई मुमताज जी एवं विवेक जी, और इस प्रांगण में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता साथियों, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भगवानाराम जी एवं ज्ञान विधि कॉलेज के प्रोफेसर भंवर जी,
बच्चों एवं अधिवक्ता साथियों, अभी आत्रे साहब ये है कि पुष्पेंद्र जी हमारे माननीय जज साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यह बात सही है। आपका पूरा परिवार विधि क्षेत्र में है। फादर ग्रुप कैप्टन करण सिंह जी भाटी साहब सुप्रीम कोर्ट में ख्यातनाम अधिवक्ता हैं और मेरे पुत्र, बड़े पुत्र ने लगभग 5 वर्ष उनके साथ काम किया है सुप्रीम कोर्ट में। और इनकी बहन हमारी बच्ची ऐश्वर्या भाटी भी सुप्रीम कोर्ट में अभी सॉलिसिटर जनरल हैं और यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जब मैं 2009 में बार काउंसिल में चुनकर गया, उस समय माननीय जज साहब भी बार काउंसिल सदस्य के रूप में चुनकर आए। पूरा पारिवारिक परिचय पूर्व से होते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी योग्यता इतनी ज़बरदस्त थी कि 25 मेंबर हैं, 24 यदि एक तरफ हैं और ये एक तरफ हैं, तो ये अपनी कुशाग्र बुद्धि से और अपने तर्कों से हम सभी को अपने साथ मिला लेते थे। तो बहुत समय, छोटा समय इनके साथ रहा बार काउंसिल में क्योंकि 2014 में आपका 16 में आपका एलिवेशन उच्च न्यायालय में हो गया था। और इस आपके निर्णय हमेशा समाज, आपने PIL में भी अच्छे आदेश दिए हैं। आभार नहीं है सर, ये प्रांगण आपका है। हम तो आपको याद दिलाते हैं कि इस प्रांगण में भी आप आ जाएं। इसलिए आभार आपका कि आपने समय दिया और हमारे विद्यार्थियों को समय समय पर समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक जी शर्मा साहब से कि वो 2 शब्द कहकर और इस प्रांगण की शोभा बढ़ाएं। प्लीज वेलकम सर, विवेक जी शर्मा। माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर श्री कुलदीप जी शर्मा साहब, बार एसोसिएशन बीकानेर के सभापति श्री मुमताज अली भाटी साहब, कॉमर्शियल जज साहब, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण और मेरे साथी ज्ञान विधि महाविद्यालय के प्राचार्य श्री बौरजी बिश्नोई साहब, प्रोफेसर भगवानाराम जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और एडवोकेट्स एंड छात्र। जब आप एडवोकेट के रूप में थे तो मुझे एक बार मेरे साथी एडवोकेट संदीप स्वामी, तेजकंद जी राठौड़ और विक्रम सिंह राठौड़ के साथ आपके घर जाने का मौका मिला और आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था। उस दिन मैं आपसे बात करके इतना प्रभावित हुआ और मैंने निकलते ही ये बोला, जैसे ही आप हमें गेट पे छोड़ने आए थे, बाहर कार में बैठते ही मैंने बोला कि अगर ये लाइफ की क्वालिटीज़ मेरे में आ जाएं तो मैं भी ऐसा ही शालीनता, ऐसा ही एक डेकोरम, ऐसे ही एक प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन सीख जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और सही मायनों में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एज ए एडवोकेट आपके आइकॉन कौन थे या आप कैसा बनना चाहोगे, तो उस वक्त मेरा जवाब होता कि सर की तरह। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके एक एक शब्द में उसका अर्थ है और दूसरे के प्रति जो आपका समर्पण है। एज ए एडवोकेट आपने जो सेवा दी, आपने जो स्टूडेंट्स के केसेस लड़े और हज़ारों PILs में उनको रिलीफ दिलाई, RPSC खिलाफ आपने केसेस लड़े, और वही संवेदना जब आप जज बन गए तो आपके फैसलों में न्यायिक के साथ एक मानवीय संवेदना भी प्रकट होती है।
आपके हर फैसले में ये होता है कि किस प्रकार से सकारात्मक रूप से लॉ की सीमाओं में रहते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ रिलीफ दी जा सके। ये आपका एक अद्भुत, मैं कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी जगह मुझे जाने का मौका मिला, काफ़ी एज ए लॉ एडवोकेट ऑफिसेज में जाने का मिला, पर जो क्वालिटी आप में थी या जो आप में मानवीय संवेदना या दृष्टिकोण था, और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आप जब एडवोकेट थे तब आप लॉ कॉलेजेस में जाके और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में आपको बहुत इंटरेस्ट था हमेशा। आप एक अति व्यस्त एडवोकेट होते हुए भी, आपके पास मैक्सिमम काम होते हुए भी, आप जो छात्र छात्राएं बैठी हैं या जो छात्र छात्राएं जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी में थे, उनके साथ जाना और उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ लॉ को शेयर करना, ये आपकी हॉबी में था। कल हम आपसे मिले, आपने पहले बार एसोसिएशन का डेलीगेशन मिला तो आपका ये था कि मैं अभी मैरिज प्रोग्राम में आया हुआ हूँ तो शायद टाइम ना निकाल सकूँ। जैसे ही हमने कहा कि ये प्रोग्राम बार एसोसिएशन बीकानेर और लॉ कॉलेज के साथ है और उसमें स्टूडेंट्स की सहभागिता होगी, आपने तुरंत हाँ की और अति व्यस्त समय में से आपने आकर, आज आप कोई फंक्शन में हैं, घरेलू फंक्शन है, उस फंक्शन में से आकर आपने इस कारण से कि छात्र छात्राओं से, लॉ स्टूडेंट से और रामपुरिया कॉलेज महाविद्यालय से मुझे जानने और सीखने का मौका मिलेगा, आप यहाँ आए, आपने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने अभी बताया कि जुडिशियल, तो अभी यहाँ सर बोल रहे थे तब मेरे दिमाग में आया कि जुडिशरी को लॉ से होना चाहिए, लेकिन जुडिशियल मॉरलिटी द रिकॉर्ड किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि उनके निर्णय के रूप में हमारे सामने होते हैं, जो वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल के जिसी से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मैं आग्रह और आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरीके की पर्सनैलिटी का न्याय में और ज़्यादा भागीदारी हो और आने वाले समय से ही व्यक्ति और मिले जिससे कि न्याय सुदृढ़ हो। मुमताज़ अली जी भाटी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द इस प्रोग्राम में अपनी ओर से रखें। मुमताज़ अली जी भाटी सर, ताली सकते हैं आप। के माननीय मूर्ति डॉक्टर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विवेक जी शर्मा, बार काउंसिल के सदस्य श्री कुलदीप जी शर्मा, कॉमर्शियल जज श्री हरिओम जी, जोशी जी व विठल जी बिस्सा, और मेरे सामने विद्वान बंधु भगवान जी, भवर जी बिश्नोई, छात्र छात्राओं, आज बीकानेर के न्यायिक बहुत बड़ा एक इतिहास में अक्सर लिखा जाएगा कि आप और हम के बीच एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिन्होंने वकालत के पैसे के रूप में और एक जज में जो निर्णय करवाए और जो प्रदत्त किए, उनको गौर से पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि इनके निर्णयों में मानवता, इंसानियत और भारतीयता और नैतिकता की झलक जो देखती है, जो एक आम आदमी के लिए जीवन यापन के लिए जरूरी होती है, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए इनके विशेषकर होने के साथ प्रणाली है, अच्छे इंसान, अच्छे भारतीय होने के नाते जो है तारीफ की जाती है। इनके निर्णय जो आप देखेंगे तो जो जूरिस्प्रूडेंस की 2 थ्योरीज है, लॉ कंडक्ट बाय मोरालिटी, दूसरी थ्योरी है मोरल कंडक्ट बाय लॉ। हाँ, इनको नैतिकताओं
निर्णय दिए हैं वो काबिल मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं उनको ही हम और सब उनको ही सुनना पसंद करेंगे। आपने जो यहाँ आकर पधार कर थोड़ी ही समय दी, एसोसिएशन बीकानेर और रामपुरिया विधि महाविद्यालय आपका हृदय के अंतर्मन से स्वागत और अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। जिस के लिए हम सभी यहाँ जितना अभी सुना है अब उसको प्रैक्टिकली महसूस करेंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ और सभी बार एसोसिएशन बीकानेर और महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, छात्रों और सभी व्याख्याताओं की तरफ से बड़े हृदय भाव से आपको आमंत्रित करता हूं। आप माननीय न्यायाधिपति और महाविद्यालय के विद्यार्थी सभी को अपने डॉक्टर रितेश तो बिल्कुल शब्दों के जादूगर हैं और बीकानेर बार बहुत ही हिंदुस्तान की अच्छी बार्स में से जानी जाती है और बड़े बड़े दिग्गजों को विधि के फील्ड में बीकानेर से देश भर में अपना नाम रोशन करने का मौका मिला। अभी रितेश जी ने हमको बताया कि एक जो एक जग जाहिर सी बात है कि आज भी राजस्थान उच्च न्यायालय के 4 अति विशिष्ट न्यायाधीश, भारवानी साहब, व्यास साहब, दूसरे व्यास साहब, सब लोग जो हैं वो आज राजस्थान उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ा रहे हैं और उनकी कीर्ति जग जाहिर है। जब विवेक जी, संदीप जी और सब बार के साथी वहाँ आए, इन्होंने मुझे जब जिस डेट पे बोला कि आप इस डेट को आना, मैंने कहा मैं आऊँगा। इनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ होगा, मैंने मना नहीं किया। बड़ा ये आज तो एक इत्तेफाक से मैं यहाँ हूँ। बाकी मैंने हमेशा बीकानेर बार के लिए जब भी BR सिंह साहब और सभी जने वरिष्ठ जनों ने जब मुझे कहा कि आना है तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आना ही है। और बिस्सा साहब ने जिस कॉलेज का अंदर एंटर होते हुए जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया सुंदर, उससे मेरा यहाँ आने का जो मनोबल था वो और ऊंचा हो गया। मुझे लगा मैं बिल्कुल सही किया कि मैं आ गया। और मैंने बल्कि आ क्या गया, मेरे को तो एकदम थोड़ा सा अच्छा लगा कि 50 साल एक कॉलेज जो है वो विधि के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है और उससे पहले अन्य क्षेत्रों में अपना काम कर रहा है। अपने आप में ये एक बहुत अद्भुत बात है। आप इस कॉलेज के मेंटर रहे हुए हैं, इसलिए आपकी छोटी सी बात भी मुझे लगी कि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस कॉलेज का योगदान विधि क्षेत्र में रहा। और ये सुन के मेरा विश्वास और प्रसन्नता दोनों बढ़ गए कि इतना अच्छा काम ये कॉलेज कर रही है। कुलदीप शर्मा साहब के साथ तो मैंने बार काउंसिल में खूब काम किया और खूब इन्होंने मुझे गाइड भी किया और कई जगह आपका भी पूरा परिवार वकालत में है। और ये भी मैं बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि आदमी अपनी कोई अच्छी सी चीज़ होती है तो वो किसके साथ शेयर करता है? कोई अपने सबसे चहेते लोगों के साथ शेयर करता है। तो जब मैं आज से 30 साल पहले इस प्रोफेशन में आया तो मेरी 7 पीढ़ियों के अंदर कोई वकील नहीं था।
मेरे पिताजी वायुसेना के एक उच्च अधिकारी थे, ग्रुप कैप्टन। उन्होंने अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, फिर मेरे बाद उन्होंने भी वकालत शुरू करी। पर मेरे को इस क्षेत्र के अंदर इतनी ऊर्जा और इतना विश्वास मिला। मैं ये नहीं कहता कि सब परिवार के जन उस वजह से आगे आए, लेकिन ये बात पक्की है कि आदमी जो पहले घुसता है कमरे में, उसमें अपने परिवारजनों को तभी बुलाता है जब उसको विश्वास हो जाता है कि ये कमरा रहने योग्य है या ये क्षेत्र रहने योग्य है। तो एक संवैधानिक पद पे है। मेरे से मैं वो कॉलेज में जाता था, कहने और करने में फर्क है कि क्या बच्चियों के लिए भी इस क्षेत्र में बच्चों के लिए है। तो मेरा जवाब हमेशा ये हो, उससे छोटी एक बहन, उससे छोटी ऐश्वर्या जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी वकील, वो प्रेसिडेंट थी जब जल्दी उन्होंने अपना राइज देखा। मेरी पत्नी भी वकील, डॉक्टर नूपुर भाटी। तो मैं इन बच्चियों को ये स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। वापस वही बात कि आपके परिवार की बहनों और के परिवार की जो स्त्रियां हैं, उनको आप इस प्रोफेशन में लाने के लिए, अब मेरी बेटी है वो भी लॉयर है, आप आने के लिए तभी कहोगे जब आपको भरोसा हो कि एक महिला के लिए प्रोफेशन अच्छा है, ये विधि का क्षेत्र एक महिला के लिए बहुत सारी फ्यूचर लेकर के आएगा। ऐसा आप तभी कह सकते हो। इसलिए मैं हमेशा इस बात का उत्तर ये देता था कि बच्चियों को विशेष रूप से विधि के अंदर रुचि लेनी चाहिए। और आज तो मैं ये भी इन बच्चों से ये शेयर करना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छा किया कि आपने शुरुआत में ही रितेश जी ने कह दिया कि भाई आज जो है वो, और बिस्सा साहब ने कह दिया कि आज जो है वो न्यायाधीश के रूप में कम और एक विधि के छात्र के रूप में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधि के क्षेत्र में आप जब अपनी किसी मुकदमे से बंधे हुए होते हो तो आप एक डिफरेंट जगह चले जाते हो, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप जज, आप एक उस टाइम आप एक अलग अलग, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जो जजेस बिराजे हैं, अत्री साहब, सीजेएम साहब और आप जो यंगर जजेस हैं, तो आप लोग सब भी मेरी तरह छात्रों के बीच में आने के लिए, मैंने कल पूछा आप सबसे, मैंने कहा भाई थोड़ा सा टाइम ऐसा आ रहा है तो आपका भी एक्साइटमेंट छात्रों के बीच में आने के लिए सेम है। कारण ये है कि यही हमारा कल है, इन्हीं के हाथ में हमें जो विधि का जो भी ज्ञान हम सबके समझ में आता है वो आगे से आगे देना है। और इनको तो ये अपेक्षा इन्होंने जताई कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जो राजस्थान उच्च न्यायालय में है और बहुत ऊपर जा रहे हैं और जाएंगे, या जो भी इनकी आशीर्वाद इन्होंने दिया। लेकिन मैं तो इस उम्मीद से आया हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे। आज भी हमारे जोधपुर भंडारी साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। अगला इंटरनेशनल जस्टिस भारत का बीकानेर से हो, और बीकानेर से क्या हिंदुस्तान से हो, आप सब आप लोगों में से हो, यंगस्टर्स में से हो। तो ये एक अलग ही जो है आनंद होता है। पूरा घर जो है कि रथ एक तरफ सुंदर बातें हमें विवेक जी बोला, बहुत प्रभावित हैं। इतना तो मुझे नहीं पता कि मैं प्रभावित करने लायक था कि नहीं था, लेकिन अगर कोई छोटे भाई उनको अच्छा लगा, नोबल बढ़ता है कि अच्छा, मैं एक दूसरी बात और कहना इस पे, इससे पहले मैं आपको एक जो खास करके जो बेटियां हैं उनके लिए एक मैसेज ये बताना कि 10 साल राजस्थान की न्याय 70% जजेस बन रही हैं, मतलब जो जजेस हैं वो बेटियां नहीं, कहा सारी। मुझे लगता नहीं कि जजेस
जिस फील्ड के अंदर इस देश की बेटियां आने में को थोड़ा सा महसूस करती थी कि पता नहीं कोर्ट का वातावरण कैसा होगा, पता नहीं कैसे काम होगा, लेकिन आप 10 साल से इस बार तक रिक्रूटमेंट के अंदर राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर 70% है बेटियां। कितना अच्छा ये मैसेज है समाज के लिए और बेटियों के लिए, कितना अच्छा भविष्य, कितना मजबूत भविष्य उनसे पूरे देश की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को साथ मिला। इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या मुझे अवश्य विश्वास है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, खास करके खूब सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, खूब सारी आगे जाएंगे और खूब अच्छा करेंगे। अभी मुझे ये भी बताया गया कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो खूब जो है वो आपके यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ बराबर खूब सारा पार्टिसिपेशन है और खूब आपका जो ये अभी मुझे जो आपका मैनिफेस्टो कॉलेज का दिया, इसमें खूब सारी चीज़ें मैंने देखा कि टॉपर्स के अंदर एक लड़का एक लड़की, वो मैं नाम सारे पढ़ रहा था ध्यान से, हर जगह एक व्यवस्थित और एक व्यवस्था नज़र आई जो बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कुछ ब्रॉडली बात आपको करी। दो चीज़ें आज बार और लीगल एजुकेशन और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। एक चीज़ जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो है तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी। कोविड टाइम के अंदर हमें खुशी है कि न्यायपालिका अपना अधिकांश काम टेक्नोलॉजी के बलबूते पे चला पाई। अदरवाइज 2 साल के अंदर आप इमेजिन करिए कि क्या समाज के साथ हो सकता था कि यदि अगर मान लीजिए कि अगर आज अगर कैदी अगर राजस्थान के अंदर 50,000 है और कल को अगर 5 लाख हो जाएं तो क्या होगा? लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे उनको रखने के लिए। खाली एक एस्पेक्ट है। इसी तरह दावे, पारिवारिक दावे में एक घर में जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जब वो आपके पास आएगा तब आपको उसका दर्द समझ में आएगा। जब वो एक महिला आपको आकर के बोलेगी कि मैडम सर हम लोगों को मेंटेनेंस दिलाइए, हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस, हमारे बच्चों के स्कूल का घर का खाना का पोषण, सब चीज़ उस मेंटेनेंस पे है। अगर वो नहीं मिलेगी 2 साल तक, मुकदमे की तो तारीख आ जाएगी, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसको उस रक्षा की आवश्यकता है, जो आपके पास आएगा। जिन लोगों के पास, जो लॉयर्स हैं उनके पास तो रोज़ आते हैं, और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके पास कल से ऐसे लोग आना शुरू होंगे, आपको आके बोलेंगे मैडम सर। और लॉयर बनने के तक क्या पहले ही ट्रेन में जा रहे हैं और अगर आपने किसी को कह दिया कि मैं LLB कर रही हूँ तो आप 2 साल मेरे भाई के साथ मेरा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है तो प्रॉपर्टी जो है उसमें वो सारा लेने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ बताएंगे कि कैसे इसका होगा? तो फिर आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। आपकी भी एक थोड़ा तो अपना आफ्टर ऑल लॉ स्टूडेंट की भी एक गरिमा होती है, आपको उसको राय तो देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो तकनीक कर रही है उसको से जुड़िए। तकनीक ऐसा काम कर रही है, तकनीक ने लॉ को, वैसे तो सारा विश्व आगे बढ़ रहा है तकनीक पे, लेकिन आज लॉ को जो तकनीक की आवश्यकता है उसका आज एक नया चैप्टर और एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज की तारीख में मैं इन बच्चों से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि कुछ समय से मेरा कोर्ट ई कोर्ट चल रहा है। ई कोर्ट मतलब मैं किसी पन्ने, कागज़ या फाइल को हाथ नहीं लगाता। मैं जो है ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे जजेस जो हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो अभी कागज़ को हाथ लगा के काम चला लेंगे, लेकिन आप लोगों को तो कागज़ को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है। आप लोगों को अपने लैपटॉप, आईपैड्स और इलेक्ट्रॉनिक, हम जो बाकी के लॉयर्स भी यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं जो पुराने हैं, उनको मैं आज कहूँगा कि आप कल से कोर्ट में फाइलें ले जाना बंद कर दो, तो वो शायद रास्ता रोक देंगे कि अब तो जज साहब को घर भेज दो फटाफट। तो फाइलों को हाथ लगाने का मतलब ये नहीं है कि, लेकिन ये बात पक्की है कि तकनीक के बलबूते पे आगे बढ़ना आज इस युग की सबसे प्रथम आवश्यकता बन गई है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, मैं कोविड की बात, चलो एक अलग बात है, कोविड जो है वो अपने आप में एक अलग समस्या थी, एक पूरे विश्व पे बड़ा संकट था, बहुत बड़ा काम जो है कोविड में, लेकिन तकनीक की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं नहीं, मेरा कोर्ट चलो ई कोर्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, वो हाई कोर्ट ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी
और मुझे इस लायक समझा। मैं हाई कोर्ट का जो है वो इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से कि भाई मुझे ई कोर्ट चलाने का मौका मिला। लेकिन मैं बच्चों को चाहूँगा कि वर्चुअली जुड़ के कभी या आकर के जोधपुर, कभी आपकी जो कोर्ट विजिट होती है कुछ होती है, मैं साहब से निवेदन करूंगा जोशी साहब से कि आप जो है लाइए, आप बच्चों को भेजिए, जो खास करके आपके जो सीनियर बच्चे हैं उनको भेजिए, चाहे आप उनको इंटर्नशिप के लिए भेजिए, क्योंकि आज की तारीख में जब हाईकोर्ट में आकर के आप देखेंगे और किस तरह से कितनी सारी तकनीक जुड़ गई, कितना वातावरण में बदलाव है, तो इन बच्चों से अपेक्षा रहेगी कि हम लोगों की तरह नहीं वकालत करेंगे, बल्कि हमसे कई ज़्यादा त्वरित गति से वकालत करेंगे। अभी मैं जब सभी विद्वान जनों से वहाँ कमरे में बात कर रहा था तो आप सबका जो बड़ा भारी प्रॉब्लम है वो मुझसे ज़्यादा समझ निवेदन किया कि इसका बहुत सारा उत्तर हम सबको मिलके ढूंढना पड़ेगा। मिलके इसलिए ढूंढना पड़ेगा कि डिले के लिए एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? तकनीक से। बीकानेर का एडवोकेट यहाँ बैठ करके और सुप्रीम कोर्ट के अपने मुकदमे को कर सकता है तो क्या होगा? उस एडवोकेट का भी विकास होगा, एडवोकेसी की आर्ट भी बढ़ेगी, और देश में बैठा हुआ कोई भी आदमी, ये जो मायने है ना कि वो 800 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट और वो है, आज कोई भी रोज देखता हूँ, चलो ई कोर्ट को छोड़ दो, आज राजस्थान हाई कोर्ट के हर कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट अलाउड है। राजस्थान हाई कोर्ट के ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका कोर्ट में आज कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स हैं, उन स्क्रीन्स पे आप अगर चाहें वर्चुअली जुड़ करके अपने मुकदमे की बहस कर सकते हैं। आज CIS के कार्यक्रम में हमारे जो जजेस हैं ये सब इस बात को जानते हैं, जो लॉयर्स हैं वो कभी आपसे और बात करेंगे। उसमें एक ज़माने में जब हम वकालत के अंदर आए थे बच्चों, तो कॉज लिस्ट भी साइक्लो स्टाइल होती थी, वो पीछे वहाँ कार्बन पेपर लगा कर आदमी कॉज लिस्ट को छापने में लगे रहते थे जो हैंड रिटन होती थी। अवश्य पुराने अधिवक्ता जो है वो याद करेंगे, 30 साल पहले मैं आया तो वैसा आज की, और क्लाइंट को कि मेरी डेट क्या है या मेरा क्या है, तो वो उत्तर बड़ा मुश्किल था। कुछ पुराने जमाने के जो पोस्ट कार्ड लिख करके और उनको डेट भेज देते थे, लेकिन मेरे से तो कभी लिखा नहीं गया वो पोस्ट कार्ड, और वो जो है वो डेट बताने का काम अपने आप में बड़ा मुश्किल है। आज ऐसा नहीं है, आज युग बदल गया। आज क्लाइंट अमेरिका में हो चाहे गांव के अंदर बैठा हुआ हो, वो CIS की कॉल करके कि मेरा मुकदमा कहाँ चल रहा है, कितने नंबर पे चल रहा है, जवाब आया कि नहीं आया, वकील साहब ने पैरवी करी कि नहीं करी, वकील साहब ने रिप्लाई दिया कि नहीं दिया, जजमेंट फाइल उसका जो रिकॉर्ड है वो फाइल हुआ कि नहीं, सब चीज़ सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन याद रहे, जब आप तकनीक को काम में लेंगे तो आपके सामने चुनौतियाँ भी आएगी। आपने में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सुना? करके बताएं जरा, आप जरा करके इधर से हाथ किसने खड़ा किया? आपने किया ना? और खड़े होकर बताइए लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, एक शब्द में या 2 शब्द में। हमारा बेटा हाँ सर, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बहुत है, यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम होती है, फेसबुक वो अपने विचार से बता सकते हैं, हमें लाइव बता सकते हैं जो भी। और कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कुछ बोलेगा वो बोलने जा रहे पीछे उनको, वो बोलने जा रहा है। और क्या लाइव स्ट्रीमिंग रोज अखबार में आता है ना, आपने देखा नहीं क्या? वो आजकल तो उसमें विधि के क्षेत्र की बहुत मजाक भी बनाई जाती है उसमें। तो कहने का मतलब, चलिए मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अभी एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर जो भी प्रक्रिया स्ट्रीमिंग, तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत बढ़िया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है करनी है, जन कह चाहिए, पारदर्शिता बढ़ाना हमारा काम है, ठीक है ना। लेकिन जब आप लॉयर होगे, आपको ये पूछेगा कि मैं आपको स्ट्रीमिंग में देख रहा था, मैं आपको 5 बातें समझा के गया था, आपने वहां 3। या अगर वो क्लाइंट आपको फोन करके बोलेगा वकील साहब आपने तो वहां जज साहब को देख के मुस्कुरा के आपको मेरी बात तो कही, तरीका हुआ क्या? वो तो उसको बेचारे को समझ में थोड़ा ना आएगा कि भाई ना लॉयर है, टीचर है, ना वो जो है वो, तो वो क्या करेगा? और हो सकता है ये भी बोल दे कि कल का आपने अपने जूनियर को कैसे भेज दिया, पैसा तो आप
घर के अंदर बात कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ विधि से जुड़े हुए लोग हैं या प्रोफेशनली बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। या अगर हम ये कहेंगे कि साहब इसका एक सुनियोजित इसके रूल बनने चाहिए, या मान लो कई कठिन परिस्थितियां हैं जहाँ कैमरा की जरूरत है, जहाँ क्लाइंट के लिए बेचारे के लिए एम्बेरस चीज आती हैं, बड़ी बड़ी आपके पास आएंगी कि जब आपको सब समझ में आएगा उनका दर्द, बच्चों का, लेडीज का, कई बूढ़े का, वयस्क दर्द, कई बार वो अपना दर्द समाज में ऐसे लाइव होता नहीं देखना चाहते। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग करनी भी है और लाइव स्ट्रीमिंग को कंट्रोल भी करना है, ठीक है ना। आप में से जो यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं, बच्चे जो है वो व्हाट्सएप काम में लेते हैं। अरे बोलो सब हाथ ऊपर करो, मैं भी तो लेता हूँ, आप ही ऐसे डर क्यों रहे हो? व्हाट्सएप कोई गैर कानूनी थोड़ा ना, हाथ नीचे करो। अब दूसरा सवाल का जवाब दो, सिर्फ स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल जवाब है। हम जो बाकी सब लोग आज आप लोगों को साथ बात करना को एंजॉय कर रहे हैं, सब वाले बच्चे जो काम में ले रहे हैं, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो वो सरकार और डिपार्टमेंट को या व्हाट्सएप की एजेंसी जो मेटा या जो भी उसका है वो मैसेज को दिखना चाहिए, या आप एक दो जनों के बीच में जैसे मेरे और आपके बीच में हो रहा है तो क्या तीसरे आदमी को उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, वो हाथ खड़े करो। एक भी नहीं चाहता कोई देखे। नहीं देखना चाहिए कौन चाहता है? वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं? एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उसमें लिखा हुआ था एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लेकिन आज सारी दुनिया कह रही है कि वो दिखाओ उसके अंदर क्या है। तो क्या होगा? आपको तय करना है, समाज को तय करना है कि वो दिखना है कि नहीं दिखना। क्योंकि जब टेलीफोन था तो वो दिखता था, क्योंकि सरकार जब चाहे आपको सुन सकती थी कि आप किससे बात कर रहे हो, आपके परिवार से क्या बात कर रहे हो, आपके दोस्तों से, मित्रों, व्यवसाय की क्या आपके बीच में क्या है क्या नहीं, वो सरकार देखती थी। क्यों देखती थी? उसका कानून था। आज नई तकनीक आ गई, तकनीक हम काम में भी लेना चाहते हैं। आज दुनिया भर की बहस जो है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में चल रही है कि सोशल मीडिया को हम रेगुलेट कैसे करें। सोशल मीडिया इतना खतरनाक है कि उसके बिना भी काम नहीं चलता और उसके साथ भी काम चलना मुश्किल है। एक तरफ जो है अगर 3 घंटे के के लिए अगर नेट बंद कर देते हैं तो त्राहिमाम हो जाता है। आज तो छोटे की छोड़ो, बड़े जो मैंने मेरे घर के बुजुर्गों का भी देखा है कि वो अपना सारे दिन फ़ोन को देखने जाते हैं, और अगर थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो जाए तो वो भी व्याकुल हो जाते हैं कि जिन्होंने अपने घर में 50-50, 60-60 साल फ़ोन और मोबाइल के बिना निकाले, वो भी आज जो है व्याकुल हो जाते हैं कि अरे नेट बंद हो गया, क्या बहुत बड़ी परेशानी हो गई, नेट बंद हो गया। यानी कि हमारे जीवन का ये एक हिस्सा बन गया। लेकिन साथ में इस हिस्से के साथ क्या आया? बहुत सारी चुनौतियाँ। हम सोशल, आपके पास लोग आएंगे, आपको कहेंगे कि साहब ये आप इसको देखो साहब, मेरे से उसने 50 लाख रुपए दिए, ये देखो साहब व्हाट्सएप का मैसेज है। आप तो कहोगे हाँ बात तो सही कह रहा है, लेकिन अब उसको 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उस व्हाट्सएप को आप प्रूफ मानोगे? अभी विभाजित है। अभी भी ये बात हम लोग कर रहे थे, और कानून विभाजित है क्योंकि 65B जहां से आया था वहां तो चला जा चुका है। यूके से आया था, ये यूके में तो आप लोग युवा अधिवक्ता जो है ना, आप लोगों को तय करना है कि ये लोग इसको, आपका जो व्हाट्सएप है या आपका जो फेसबुक है, आपका जो ट्विटर है या जो आपका इंस्टाग्राम है, इसकी कितनी पारदर्शिता रहनी चाहिए? क्या सरकार हर एक के उसमें घुस के देख सके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे? ये सरकार कहती है कि जरूरी है, नहीं तो हम जो है जो अनैतिक गतिविधियां हैं या जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, कई बार टेररिस्ट भी इसको काम में ले सकते हैं क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? या कोई इसको अगर गलत काम में ले रहा हो तो कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी? तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ ये सब चीज़ें अभी हमें तय करनी है। ये सब चीज़ों में हमारे यहाँ सोशल रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बने हैं, हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लॉज बने हैं, और आगे भी आपने सुना होगा अभी एक डेटा प्रोटेक्शन नाम का एक बड़ा कानून बना, सुना आपने सबने? वो डेटा प्रोटेक्शन नाम का कानून क्या हुआ? उस इतना विवाद हुआ कि वो संसद में से उस कानून को वापस उठाना पड़ा और बोला कि नया लाएंगे। ऐसा डेटा प्रोटेक्शन में क्या है? आज सब कुछ डेटा प्रोटेक्शन में है। डेटा आप क्या कर रहे हो? आप अगर इस फोन को उठा करके उसके सामने 4 बार गोवा बोलोगे तो थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा कि गोवा में होटल इतने रुपए में बिक रही है और गोवा में जो है वो जाने आने के लिए रास्ते में हवाई जहाज का फेयर ऐसा है। क्या हुआ? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आई? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मैं बता दूं, हम अगर, और ये
एक चेतावनी भी दे रहा हूं बच्चों आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं इनसे कदम मिलाओगे तो आप वकील कौम जो है वो पूरी परिवर्तित होने जा रही है, पूरी परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आज हम लोग जब छोटे थे तो हम वो कोडेक की रील काम में लेते थे, वो कैमरा बोर्ड के बाजार में जाते, उसको तुलवाते और कोई भी ओकेजन होता तो खूब सारी फोटोएं खींचते। आज कोई खींचता है क्या? कोडेक भी गया और रील भी गई और कैमरा भी गया। क्या हुआ? समय के साथ नहीं गया। शुरुआत में जब फोन आया तो हमारे सबके पास नोकिया फोन थे, समय के साथ नहीं चल पाया, सारे फोन खत्म। आज सैमसंग, एप्पल और दुनिया भर के दूसरे फोन। तो आप समय के साथ नहीं चलोगे और जिन लोगों को जो पर्टिकुलरली इवन जो अधिवक्ता भी जो 50 से नीचे के हैं, कम से कम उन लोगों को तकनीक आज आवश्यक रूप से जो है वो उठानी चाहिए। अगर वो तकनीक के साथ नहीं चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो विधि का सारा ज्ञान है वो बेकार हो जाएगा। आपने जो इतनी मेहनत करी, तपस्या करी, अधिवक्ता का भी गायब हो जाएगा और लॉ स्टूडेंट का भी गायब हो जाएगा अगर आप उस लेवल पे जाके वर्क नहीं करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में है और हमारे जज साहबगण इस बात को जानते हैं। बीकानेर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोड चलना शुरू हो गए। खाली ये मोबाइल मजिस्ट्रेट मोबाइल चल रहे हैं, यहाँ बीकानेर में भी चल रहे हैं, जयपुर चल रहे हैं। अभी राजस्थान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोड चल रहा है। तो क्या करोगे आप? आपके सामने एक चुनौती है, करना, इलाज निकलेगा। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे करना है, आज की तारीख में आपको ये अभी से आपके दिमाग के अंदर ये परिपक्वता होनी चाहिए कि आप कल को आप जज बनेंगे, कल को आप जो है जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, कल को आप जो है वो लॉयर्स बनेंगे। अगर आप लोग अगर नहीं बनाओगे इसको अपने दिमाग के अंदर, आज तो मोबाइल कोर्ट्स हुए हैं, कल को और कोर्ट्स होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के हम जब व्यवसाय के अंदर एंटर हुए थे आज से 30 साल पहले, तो हमारे जो सीनियर्स थे वो बड़े बड़े रजिस्टर लेके चलते थे। जब हमने उनको कहा कि आप रजिस्टर मत लो, SCC ऑनलाइन से जुड़ो या आप इससे मनुपत्रा से जुड़ो, उस टाइम मनुपत्रा का तो मुझे याद नहीं आता, SCC ऑनलाइन तो था। तो जब हमने उनको कहा कि आप उससे जुड़ो तो उन्होंने हंसे कि अभी धीरे समझ में आएगा तुम्हारे को। वो सही थे, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने अपने जीवन भर यही सीखा कि हम ऑथोरिटी को नोट करें, नोट्स बनाएं, बड़े सिस्टमेटिक थे वो लोग। लेकिन हम तकनीक से थोड़ा आलसी हो गए, लेकिन फिर भी तकनीक से हम फास्ट भी हो गए। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि आपको आज GST के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई लॉ देखना है, अगर आपने अपने गूगल में भी अगर GST लिख दिया तो GST से संबंधित विश्व की सारी जानकारी सारी मिल जाएगी। और यदि अगर आपने लॉ के किसी भी साइट पे जाकर के अगर आप GST लिख दिया तो लॉ से GST से संबंधित सारे मुकदमे आपके सामने 30 सेकंड में आ जाएंगे। तो परिवर्तन कितना हो गया। हम जो लोग पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी में चल रहे थे, आप लोग 1000 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर की गाड़ी में बैठ चुके हो और 50 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी आगे खड़ी इंतजार कर रही है आपका। और मैं विशेष करके जो युवा साथी हैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि उस 50 लाख किलोमीटर वाली प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी पे बैठना, चूकना मत। यदि आप चूक जाओगे तो आप क्षेत्र में से, विधि के क्षेत्र में से मिट जाओगे। चूकना मत, उस गाड़ी में बैठना, उस गाड़ी के लिए तैयारी रखो। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि सब ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। इस परिवर्तन का हिस्सा हम सब हैं। आज की तारीख में समाज है, विधि है, हम सबको ये देखना है कि किस प्रकार से हम उस परिवर्तन का हिस्सा एक सकारात्मक रूप से, हमें कोई तकनीक का क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है और हमें कोई तकनीक से डरना भी नहीं है और हमें कोई तकनीक से कोई कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे को इसमें उस 50 लाख किलोमीटर की रफ्तार पे जाने के लिए हमारे माइंड और हमारा जो जज्बा है वो तैयार रहना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली। और बदलाव की जो बात है, अभी मैं कल ही अखबार में देख रहा था, आप सबने मैरिजुआना के बारे में सुना, ओपीएम के बारे में सुना, वीड्स के बारे में सुना, या NDPS के जो सब्सटेंस होते हैं कॉन्ट्राबैंड, ये जो कोई सूंघता है, कोई खाता है, कोई जो भी करता है, सुना आपने सबने? किसी ने खाया क्या? नहीं खाया। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर रेस्टिट्यूशन के तहत रिक्रिएशनल यानी मजे लेने के लिए जो लोग इसको लेते हैं उनको कुछ हद तक परमिशन दी जा रही है। इसी तरह कनाडा
और नीदरलैंड के अंदर मैरिजाना, जो एक एडवांस ड्रग है जिसको हम यहाँ हिंदुस्तान में उसका नाम लेते हुए भी हमारी जो है वो रूह कांपती है, क्योंकि उसका कानून, सभी कानून से जुड़े हुए लोग जानते हैं इतना सख्त है कि उसमें मिनिमम सेंटेंस ही 10 साल का है। लेकिन वो उसको कहाँ परमिट कर रहे हैं? वहाँ तो उन्होंने देश में नॉर्मल दुकानों पे उसको, हमारे यहाँ भी यूज़ है लेकिन हमारे यहाँ यूज़ है केवल यदि किसी को दर्द निवारक दवाओं में और अन्य दवाओं में इसका काम होता है। लेकिन युग बदल रहा है बच्चों, ऐसा नहीं है कि एनडीपीएस लॉ हमेशा रहेगा। अगर अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड के अंदर लॉज बदल सकते हैं, अमेरिका में बदला नहीं है, तो हो सकता है कल को हमारा भी लॉ बदलेगा। आपके पास जब आदमी आएगा तो वो कहेगा कि आपको पूछेगा कि मैं मैरिजुआना या ओपीएम लूँ कि नहीं लूँ, और लूँगा तो आप मुझे बचा लोगे क्या? और अगर नहीं बचा पाओगे तो मैं तो वैसे ही उसका आदी हूँ, तो मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वैसे ही मर जाऊँगा। तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ आएगी, मतलब वो ये लॉज चेंज होंगे। वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसका रिक्रिएशनल पर्पस पे यूज़ करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने रेस्टिट्यूशन के तहत उन लोगों को लाइसेंसेस दिए, उनको परमिशंस दी। आज इस देश में एक बड़ी बहस चल रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 2 राज्य ऐसे बड़े हैं, बल्कि 3, जिनके अंदर शराबबंदी है, लेकिन ये हमें कानून, शराब क्या होगा, शराब वाला अपने आप लोग देखेंगे, लेकिन शराब पे जो कानून है, क्या हम किसी को ज़बरदस्ती रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? और अगर हम जबरदस्ती रोकेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो गरीब आदमी हथकड़ी पी के मर जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक एसिड पी करके और गलत चीज़ों को पी करके, क्योंकि उसकी तो आदत है गरीब आदमी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर जाएगा? मैं नहीं कह रहा कि बंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तय होगा, देश में संसद है, तय करेगी। लेकिन आप सब युवाओं के माइंड में ये सारे प्रश्न आने चाहिए। एक बहुत मज़ेदार बात थी जो मैंने नोट करी फैसलों में, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उस फैसले का क्या, हम छात्र के रूप में जब देखते हैं तो जोसेफ शाइन वाले फैसले में ये आया कि एडल्ट्री जो है वो उसको क्रिमिनल लॉ में से हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अगर पुरुष की इच्छा के बगैर अगर उसकी पत्नी किसी और से संबंध रखती है तो वो जो है वो गलत है, क्योंकि उसको 10 जेल होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि खाली नारी क्यों जेल, मतलब खाली नारी को ही पुरुष की हाँ की आवश्यकता क्यों है? खाली नारी को ही मतलब जो है वो सब बंदिशें क्यों है? क्या नारी? तो इसमें मज़े की बात जो थी वो ये थी कि 50s में जब फैसले आए, तो 50s में ये फैसले आए ना, मज़ा आएगा आपको, उसमें नारी को एक वस्तु के रूप में देखा गया, इवन फैसलों में। क्योंकि 100 साल पहले अमेरिका में नारी को वोट देने का, उसके बाद कुछ फैसले आप 60s के पढ़ना, उससे वो नारी संपत्ति के दर्जे से निकल करके और विक्टिम के दर्जे में आ गई। उससे थोड़ा और आगे आप पढ़ना, आपको फैसले नजर आएंगे जहां वो विक्टिम से अकम्प्लिस की श्रेणी में आ गई। तो लॉ फील्ड कैसे रंग बदल रहा है? जिस चीज को 50 साल पहले लॉ फील्ड कह रहा था कि वस्तु है, प्रॉपर्टी है, वो 10 साल बाद विक्टिम बन गई, और विक्टिम जो है वो 10 साल बाद जो है अकम्प्लिस बन, और आज अकम्प्लिस, विक्टिम और सब खत्म करके कह दिया कि नहीं, कानून में इस आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये महिला को शोषण करने में इस कानून का बहुत व्यापक रोल है। पूरे समाज में एक बात आई कि लिव इन रिलेशनशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अरे बड़े बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा, किसी ने कहा होनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं होनी चाहिए। कानून ने क्या कहा? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़िए। लिव इन रिलेशनशिप, हमारा काम लोगों की मॉरलिटी सेट करना नहीं है। जब हम जो विधि के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग, हम ये तय नहीं करना चाहते कि लोग कैसे रहें कैसे नहीं रहें, ये हमारा काम नहीं है। इस देश में संसद है, हमारे पास एक पूरी व्यवस्था विधायिका की जो कानून बनाती है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये जरूर तय करना है। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, सबसे, आप जो यहाँ बैठे हैं सारे, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आपके पास एक महिला आई और उसने ये कहा कि मैं इस पुरुष के साथ 15 साल से रह रही हूँ और ये मुझे रोज मारता है और रोज पीटता है, और इसने मुझे 15 साल पहले ये कह करके लाया था कि सम्मानपूर्वक रखेगा, ठीक से रखेगा, और आज इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी और मैं मरने जा रही हूँ। आप मुझे बताइए, आप क्या जवाब देंगे? आप ये कहेंगे कि तुम्हारी उससे शादी तो हुई नहीं, तो साथ ये भाषण देने का अधिकार अपने को नहीं है। हम विधि से जुड़े हुए लोगों को उसके लिए रक्षात्मक कदम उठाना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसकी मॉरलिटी में नहीं जाए कि उसने क्या किया, बल्कि कोर्ट उसकी रक्षा करने का प्रयास करे। और यही काम मुख्य रूप से विधायिका का है। और इसीलिए जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया तो पहली बार हिंदुस्तान में भारत की संसद ने कहा
कि आप खाली जो बचाव है वो खाली पत्नी का नहीं है, हर उस महिला का है जो ऐसे टू दैट उस रिश्ते के अंदर रह रही है। ऐसा पार्लियामेंट ने क्यों कहा? पार्लियामेंट चाहती थी कि हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप बढ़े? नहीं, पर पार्लियामेंट ये जानती थी कि लाखों बच्चियां ऐसे रह रही हैं, लाखों बच्चे ऐसे रह रहे हैं, और पार्लियामेंट ये जानती थी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर उनको इंक्लूड नहीं किया और उनका बचाव नहीं किया, उनकी रक्षा नहीं करी, तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों ही अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे। तो हमें मॉरलिटी स्टैंडर्ड तय नहीं करना। मॉरलिटी स्टैंडर्ड तय करने के लिए बहुत सारे लोग हैं देश में, बहुत, हम अपना वोट देंगे और हम अपना काम चलाएंगे, हम काम है। लेकिन हमारे को अवश्य ऐसे मंचों से, कॉलेजेस में आप इस बात की डिबेट करिए, आप इस बात की डिबेट करिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन आई, उस डेफिनेशन को आज और इंप्रूव करने का मौका आ गया क्या? और जब आप डिबेट करेंगे तो भारत की विधायिका उसको डिबेट को सेटल करेगी और जरूर उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आएगा और उसका एक्सपेंशन होगा। जब हमने विधि के क्षेत्र में, हमारे कोर्टों ने, अधिवक्ताओं ने, सबने मिलकर के जब ये तय किया कि सेक्शन 7 आईपीसी में से हटाना है, इसका मतलब ये नहीं था कि हम ये चाहते हैं कि समलैंगिकता को मिले। नहीं, हमारे पास तो वो आदमी आया, आपके पास आया वो आदमी, और उसने कहा कि साहब मैं मेरे मित्र के साथ रहता हूँ और मैं पिछले 10 साल से रह रहा हूँ और मुझे अब ये पुलिस कह रही है कि अब ये गलत है, इसलिए आप 377 के तहत जेल जाइए। तो आप क्या करोगे? आप उसकी रक्षा करने का प्रयास करोगे क्योंकि आप अधिवक्ता हो, या हो जाओगे? रक्षा करने का प्रयास कैसा करोगे? आपको मॉरलिटी सेट नहीं करनी क्या? हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है विधि के, लेकिन विधि की जगह पे हमें इससे लेना नहीं, लेकिन हमारे को तय तो करना पड़ेगा, हमें को इस बहस को सेटल तो करना पड़ेगा कि कहां तक इसका जो है कानूनी दायरा बढ़ना चाहिए। तो तय किया कोर्ट में, इतना बढ़िया फैसला कोर्ट ने दिया और उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से रह रहे हैं, इनकी जैसे इच्छा हो वैसे रहें। तो आज पॉक्सो लॉ आया, पिछले 7-8 साल से आया, पूरा समाज में पॉक्सो लॉ से एक पूरा नया सिरे से एक पूरा मंथन हो गया। इन कानूनों का विश्लेषण आपको करना जरूरी है। आप ये तय नहीं कर सकते कि ये कानून कैसे बदलेगा या नहीं बदलेगा, या अच्छा है या बुरा, लेकिन आप जब बात करेंगे, जब विधि जगत इसकी बात करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश आगे बढ़ेगा, संविधान मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, और हमें जो आम जनता है उसको एक जागरूक विधि क्षेत्र मिलना बहुत आवश्यक है। चाहे लॉ का टीचर हो और चाहे कोई भी न्याय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर जने को इस चीज के लिए मजबूती का वो बीड़ा उठाना पड़ेगा, वो संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के नागरिक को आगे बढ़ाने के लिए इस चीजों पे जागरूकता पैदा करनी है। यदि अगर आप इस जागरूकता को पैदा नहीं करोगे तो कल को आपके पास ऐसे कठिन सवालों के साथ जब लोग आएंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे, ये आपको देखना। अमेरिका पूरा जल उठा कि क्या, कि महिला को अबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया, रॉय वर्सेस वेड वाला फैसला, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आजकल तो क्या है, बहुत आसान है, आप उसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डालो और उनके भी जजमेंट यूं क्यों निकल आते हैं। पढ़िए, उनको भी पढ़िए। हमें अमेरिका जाना नहीं है, या एटलीस्ट मैं तो, मेरे को नहीं जाना, आप में से कई लोगों को जाना होगा, लेकिन हमें वहाँ जाके प्रैक्टिस नहीं करनी, ना वहाँ के कानूनों में हमें दखल देना है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि विश्व में क्या सोच चल रही है। उनकी सोच ये थी कि जब बच्चा भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण में भी जान आ जाती है, तो इसलिए उसको नहीं हटाया जाए, उनकी एक सोच है। हमारी सोच आज की तारीख में हिंदुस्तान की ये है कि हमारे लॉज ये परमिट करते हैं कि महिला की हेल्थ के लिए, अगर बच्चे की हेल्थ नहीं है या वो नहीं जो है वो रेप विक्टिम है या कुछ भी, अभी भी रेप विक्टिम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, पढ़ने से ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चर्चा आगे बढ़ानी है। और यही कॉलेज से ही, और युवा अधिवक्ता जो इन कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, उन सबको इन चीज़ों को मंथन लगातार करना है। जब आप ये मंथन करेंगे तो भविष्य बनेगा इस देश का। और सबसे बड़ी बात मुझे जो पसंद आती है एक छात्र के रूप में, विधि के छात्र, जस्टिस मैथ्यूज हैं। उन्होंने, आपने केशवानंद भारती तो सुना होगा, आपने सबने, बच्चों ने सबने सुना, केशवानंद भारती हिंदुस्तान के लगभग सबसे बड़ी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला था जहाँ बेसिक्स के ऊपर सारी बात हुई। तो जस्टिस मैथ्यूज ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जो मेरे को एक विधि के छात्र के रूप में रोज याद आती है, रोज मुझे प्रभावित करती है, वो बात उन्होंने कही कि फंडामेंटल राइट्स का जो हिंदुस्तान का जो मर्म स्थल है, चैप्टर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस कंट्री, क्योंकि उसमें आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, एजुकेशन, राइट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू डिग्निफाइडली डाई, इवन मरने के अधिकार को भी उसके अंदर जो है डिग्निफाइड वे में
अगर किसी आदमी को, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको डिग्निफाइड वे में नहीं रखा जा रहा है, उसको गलत किया जा रहा है, तो हम कानून के तहत उसको रोक सकते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19, पूरा चैप्टर 3 नगीनों से भरा पड़ा है जो आज आम नागरिक की सर, और उस नगीने को आम जनता तक पहुंचाने का काम ये हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना इस हॉल में हमारा है। संविधान के प्रहरी हैं। यदि अगर हम संविधान को मजबूत रखेंगे तो संविधान मजबूत रहेगा, और संविधान को मजबूत रखने से देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र की बात तो राष्ट्र का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम क्यों विशेष रूप से जिम्मेवार हैं? क्या संविधान के लिए सारी चीज विधि क्षेत्र की जुड़ी हुई है कि खाली हम जो टीचर्स हैं, हम जो लॉयर्स हैं, हम जो जजेस हैं और जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम ही हमारे को क्यों? इसलिए क्योंकि हम लॉ पढ़ने के लिए ट्रेंड हैं, इसलिए क्योंकि हमने LLB करी है, कर रहे हैं, इसलिए कि हम संविधान को हर 3 साल में 5 साल में अपने कोर्स में हम संविधान के आर्टिकल्स को रोज पढ़े। हमारे टीचर्स जब सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमको रोज सबसे पहले हर चीज को संविधान से जोड़ करके बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 कैसे ये सब चीजें ऑपरेट होती है। तो संविधान, वो जो बात मैं बता रहा था, जस्टिस मैथ्यू ने केशवानंद भारती में लिखी, उन्होंने कहा कि संविधान का 3 जो फंडामेंटल राइट्स है वो वेसल है, वो एक बर्तन है, और उन्होंने उस बर्तन को हिंदुस्तान की हर आने वाली पीढ़ी को अपने तरीके से भरना पड़ेगा। यानी कि उसको अगर आप ऐसे अगर रखेंगे कि इस बर्तन में ढक्कन लगा दिया और अब इसमें कोई ना घुसेगा ना निकलेगा, तो वो संविधान भी अपनी मजबूती खो देगा और आम नागरिक भी अपनी मजबूती खो देगा। लेकिन आप उसको भरोगे, आप तय करोगे, आप सब जो युवा लोग हैं, युवा अधिवक्ता और जो उनको सबको तय करना है कि संविधान कैसा रहना चाहिए। भाई बोलने का अधिकार कहाँ तक जाए? सोशल मीडिया का अधिकार, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन मैं जब अगर किसी की इज्जत पे हमला करूंगा या किसी के बारे में बुरा लिखूंगा या किसी को बिना काम के उसको मेलाइन करूंगा, उसकी बेइज्जती करूंगा या उसके लिए खिलाफ गलत लिखूंगा जिसके लिए वो है नहीं, और फिर भी मैं कुछ भी लिख दूंगा और सारी दुनिया हंसेगी कि उसके खिलाफ तो लिख दिया कि वो है बड़ा 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 भारी वकील है, लेकिन कल ये तो वकील ऐसा है वैसा है वो है, या बड़ा अध्यापक की कितनी प्रतिष्ठा, गुरु के चरणों से तो हम सब शुरू हैं और हम वहीं हमारी जिंदगी का जो है वो नींव डलती है, और कोई कुछ और लिखते हैं लोग, आप देख रहे हो लोग लिखते हैं। तो हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये सब चीजें तय करनी है, और इसलिए जो है वो इस तरह के मंथन होने आवश्यक है। की बयार इसीलिए आनी चाहिए। और मैं अमेरिकन जजमेंट पे जब आपको लेके गया तो करके गया कि हमारे लिए ऐसा नहीं, वो अमेरिका का कानून अलग है, हमारे कानून अलग है, हमारी सोच अलग है, कोई बात नहीं, हम पढ़ लिख करके इसको असेस करके फिर बनाना है। आज हमने जब 30 साल पहले वकालत शुरू करी, यहाँ अधिकांश जो सीनियर एडवोकेट्स बैठे हैं इस बात को, पूरा लेबर लॉ बदल चुका है, पूरा लेबर हमारे अंदर जो है 30 साल पहले लेबर लॉ का पूरा सिनेरियो अलग था, लेबर लॉ कुछ और था, के अंदर उसको बना दिया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तस्वीर बदल गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज लेबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि लेबर की राइट्स नहीं है, लेबर की राइट्स हैं। लेबर जो है वो आज भी हिंदुस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट। लेबर कोड्स चेंज हो गए, सारा लॉ, समाज बदल रहा है, उसको और बदलना है। एक टाइम में सरकार एक लॉ लाई कि संविदा पे हम किसी को नहीं रखेंगे, और आज हर आदमी संविदा पे है, डॉक्टर्स, टीचर्स, मतलब हर आदमी, मतलब जो एडवांस्ड जो कौमें हैं वो सब, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, आज हर आदमी संविदा पे है। समाज सही है या गलत, ये तो समाज ये आप तय करना, लेकिन चर्चा जरूर करना कि जो संविदा पे व्यक्ति है क्या उसके अधिकारों का कोई हनन हो रहा है, क्या ये इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस जो कि संवैधानिक मूल्य है, क्या उसके लिए इसका कोई उल्लंघन है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। हम सबको इस पर चर्चा आवश्यक है, ताकि वो जो आखिरी आदमी है जो आज जिसको कहीं संविदा के बेस पे, तो वो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप विधि, आप ही वो लोग हो जो जिसको संविधान और देश मजबूत बनना चाहिए। तो किसकी जिम्मेदारी है? इंजीनियर की, आपकी नहीं है। क्या आपकी जिम्मेदारी है? अगर आज जो है बीकानेर शहर में जितने ओवरब्रिज बन रहे हैं, भी आपके पुल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? एक आम के रूप में हम सब किए, लेकिन उसकी मजबूत, उसमें डामर कितना डाला, सीमेंट कितनी डाला, ये जिम्मेदारी हमारी है क्या? उसमें कितनी
आम नागरिक इस बात की अपेक्षा रखता है कि हम सब मिल करके, खास करके जो युवा लोग हैं, हम सब इस देश के कानूनों के लिए अपना काम करेंगे। और देखिए, आपके पास एक बच्चा आएगा, सवाल अब वापस आपको है, इवन पीछे तक भी आप जवाब दे सकते हैं। लास्ट में आपने पहले हाथ खड़ा किया था, लेकिन आप उसका यार वहाँ तक माइक नहीं पहुँच पाया आप तक। इसका जवाब आपको हाथ खड़ा करके देना है। आपका परसों के अखबार में मैंने देखा, ये खाली लॉ स्टूडेंट्स के लिए सवाल है, परसों के अखबार में इतना बड़ा ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर ऐड था, ये आईपीएल का नहीं, वो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। कोई देखते हैं आप लोग को इनमें से? कोई सभी थोड़ा थोड़ा तो देखते ही होंगे अखबार में। कौन जीतेगा, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितनी बॉल पे आउट होगा, इस पे आप जरा अपना बटन दबाइए और पैसा कमाइए। ये इसके और विस्तृत रूप आप बच्चों को बताया कि आज गेमिंग के अंदर वो बीच में वो पबजी और कई गेम्स आए, उसमें कई बच्चों ने तो बेचारों ने सुसाइड कर ली। किसी ने, कोई हमारे वहाँ जोधपुर में तो एक बच्ची जो है वो अपनी स्कूटी लेकर के और कायलाना तालाब के अंदर कूद गई, उसके अंदर स्कूटी गाड़ी समेत। तो अनेक पूरे देश भर में किस्से हुए। आपके पास ऐसा कोई बच्चा आएगा और बोलेगा कि ऑनलाइन गेमिंग मेरा अधिकार है, वकील साहब, मैडम, सर प्रोटेक्ट करिए, आप क्या बोलेंगे? आपके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ राजस्थान के अंदर RPG है जो ये कहता है कि पब्लिक गैम्बलिंग ऑफेंस है, दूसरी तरफ अखबार का वो बड़ा ऐड है परसों का जिसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आप बैटिंग करिए, गेमिंग करिए, बताइए और हम उसको करेंगे। एक तरफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का फैसला है कि जो हुनर से जुड़े हुए स्पोर्ट्स हैं उनको, जैसे ये हॉर्स रेसिंग, पुराना फैसला है तो पढ़ना, मज़ेदार फैसला है वो, कि हुनर से जुड़े हुए जो जगह हैं वहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ हुनर से जुड़ी नहीं है? आज की तारीख में इतने गेम्स बन गए हैं। अब राजस्थान सरकार एक कानून ला रही है कि आप गेम को कितना खेल सकते हो और कितना नहीं खेल सकते। क्या वो गेम जुआ बन जाएगा? क्या जुआ गेम बन जाएगा? क्या गैम्बलिंग अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं? राजस्थान सरकार उस पर कानून ला रही है। साइट पे जाके उसको देखिएगा कानून, आपको मज़ा आएगा। आपको मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आप विधि के क्षेत्र से जुड़े हो। देखना कि वो कहाँ तक होना चाहिए। ये जो सट्टे लगते हैं और ये जो खास करके हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध है, या जब ये सब चीज़ें, एक तरफ हम इन सबको गैरकानूनी मानते हैं और दूसरी तरफ हम बहुत बड़े रूप से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये बदलाव हो रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल ये कहने आपको नहीं आया कि ये गेम गलत है या गेम सही है, या गैम्बलिंग होनी चाहिए या सट्टा होना चाहिए या नहीं, मैं इसको आपको कहने नहीं आया। मैं सिर्फ लेकिन आपको ये जरूर कहूँगा कि अगर आप आज अपनी आंख खुली नहीं रखोगे तो कल मत कहना कि ये हो गया, सरकार ने ऐसा कर दिया। सरकार कुछ नहीं करेगी। आप नागरिक हो, आप विधि के क्षेत्र से जुड़े हो, आप कहोगे वो होगा, आप अच्छा कहोगे अच्छा होगा, आप बुरा कहोगे बुरा होगा। ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ये जो मैथ्यू साहब ने कहा केशवानंद भारती में, बर्तन खाली पड़ा हुआ है आपके सामने, इसको कितना भरना है, कैसे भरना है, ये आपको युवाओं को तय करना है, इस देश के बच्चों को तय करना है, लॉ स्टूडेंट्स को तय करना है। और लॉ स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी सबसे ऊपर है स्टूडेंट्स के अंदर भी, क्योंकि इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। यदि अगर पेट में दर्द होगा तो हम उसको गोली नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई ले लेना यार, तो क्या फ़र्क पड़ता है, गोली तो जाना पीली 2 गोलियां देख के ले लेना, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हम उसके लिए हम ऑथराइज पर्सन नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में अभी हमने बात करी। आज डेटा प्रोटेक्शन क्या हो गया, आज एक डेटा जो है वो इतना अरबों खरबों और इतना प्रीशियस और इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उस डेटा की क्या वैल्यू है। और दुनिया भर में इस डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर बड़ी बहस चल रही है। आप लोगों को सोचना है कि ये डेटा प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बड़ी हमारे यहाँ पे एक संथारा सुना आपने, किसी ने सुना ना? जैन धर्म में हमारे यहाँ पे राजस्थान में, उन्होंने, मैडम ने सुना। बताइए खड़े होके क्या है संथारा? हाँ, पानी खाना, सही बताया मैडम आपने। पानी खाना है बेटा, त्याग कर दे वो, उसको, वो एक प्रथा होती है, वो बुजुर्ग लोग अपने समय पे करते हैं। लेकिन अब इसको, इस प्रथा को जरा यूथनेसिया से जोड़िए। क्या हम उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड में ला सकते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है कि ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। लेकिन आप यूथनेसिया, एक आदमी की आपके पास आएगा और बोलेगा कि मैं खुद की जान ले रहा हूं, क्या करूं? आप क्या बोलोगे? गैर कानूनी है, ले सकते हो, नहीं ले सकते, हमें नहीं मालूम। आप जो है वो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का फैसला जो है वो शानबाग वाले केस के अंदर आया कि भाई
हम जो है एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया में हमेशा फ़र्क रखेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ एक्टिव और पैसिव दोनों यूथनेसिया है। अब मरने का अधिकार है कि नहीं है, ये हमें तय करना है। ये आज परसों आप सब बच्चों ने, किसी ने सुना कि हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर दी? सुना आप सबने? अब ये वर्चुअल करेंसी क्या है? पैसे तो जेब में पड़े हैं, आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, लेकिन आपका जब क्लाइंट आएगा और आपको कहेगा कि मैं वर्चुअल करेंसी में आपको फीस दे रहा हूं, तो क्या बोलोगे कि नहीं मैं वर्चुअल करेंसी में नहीं लेता या नहीं लेती? आपके पास इन सब चीज़ों की विस्तृत चर्चा से एक वो होनी चाहिए। आपको अगर कल को क्लाइंट ये भी कह सकता है कि मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में आपकी फीस दूंगा, क्या बोलोगे आप? क्रिप्टो करेंसी को पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या है, वो तकनीक क्या है, उसको किस प्रकार से। तो इस प्रकार से मेरे तो क्या है, थोड़ा मुझे लगता है टाइम तो कहीं चला गया, मेरे को रोक देना चाहिए अपनी बात को। और ऑनेबल एपेक्स कोर्ट, एक अभी एक पिक्चर आई थी, जिसमें वो बॉम्बे की प्रोस्टिट्यूट होती है, वो लड़की, वो क्या नाम था मूवी का? गंगूबाई। देखी क्या गंगूबाई किसी ने? देखिए, उस गंगूबाई को पिक्चर को देखने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि मतलब अनैतिकता क्यों कोई देश परमिट करे। गंगूबाई को पिक्चर को जब मैंने ध्यान से देखा, उस महिला की कहानी उसके अंदर जिस तरह से प्रोजेक्ट की गई है, उस महिला की दर्द भरी कहानी अगर आप देखोगे, उसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है उन्होंने। बात ये नहीं है कि फिल्म की बात नहीं है, बात है कि सोशल मैसेज। और इससे आप जब देखो, जिसने नहीं देखी देखना, और इसको कैसे करना, आप जो हो वो गंगूबाई पिक्चर देखना, और साथ में 2022 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का फैसला आया कि आप जो है वो जो प्रोस्टिट्यूट होगी, वो जो आपके पास आएगी, पूछेगी आपसे कि साहब ये मेरे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, रोज उनको मारते हैं, ये लोग पैसा ऐंठते हैं, ये करते हैं, मेरी हेल्थ खराब है, मेरे को एड्स हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया। आप उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे या आप कह देंगे तुम अनैतिक काम करते हो, घर जाओ? आपको उसकी रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। यही एक विधि जगत की महानता है, उसी की एक खूबसूरती है कि उसको समाज के उस तबके की जिसका कोई रक्षक नहीं है, उसको उसकी रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा। आप ये नैतिकता की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हम विधि जगत के लोग हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि उसके सामने क्या क्या कठिनाई है। आप इस पिक्चर को जो उस फैसले से देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती नजर आएंगी। आपको लगेगा कि कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि प्रोस्टिट्यूशन हो जाना जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम सब जानते हैं कि ये गलत है, यह चीज़ हम सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर कोई चीज़ जना इस चीज़ को कर रहा है, उसकी हेल्थ जा रही है, उसकी जान जा रही है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसके बच्चे को स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, उसके बच्चे को लोग जो है शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, उसके बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या आप आगे नहीं आएंगे? या नैतिकता की लिबास पहन करके और आप छुप जाएंगे क्या? नहीं, ये तो अनैतिक चीज़ें हैं सर। आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ, उसकी जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, और आप अधिवक्ता हो, इसलिए मौलिक अधिकार के लिए उसकी लड़ाई में आपको भागीदार बनना पड़ेगा। ये बदलाव की बयार है, आप सब युवाओं को बदलना आवश्यक है। 50 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गाड़ी आगे खड़ी है, ठीक है? संविधान के सच्चे प्रहरी बनिए। अगर आप संविधान के सच्चे प्रहरी बनेंगे, लास्ट मैसेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, संविधान के सच्चे प्रहरी बनेंगे तो न केवल आप एक मजबूत भारत के नागरिक होंगे, न केवल आप दुनिया के अंदर एक मिसाल बनेंगे, बल्कि आप इस देश को आगे बढ़ाने में, विश्व को आगे बढ़ाने में, मानवता को मजबूत करने के अंदर एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये अहम भूमिका आपका इंतजार कर रही है। संविधान आपके कंधे पे इंतजार कर रहा है कि आम जनता तक उसको आप मजबूती से पहुंचाएं और आम जनता की रक्षा करें। ऐसा करें, आप जरूर करेंगे। और आने वाले सालों में जितने बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से कई लोग बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे अब आज लंबा टाइम इसलिए तो प्रिंसिपल साहब ने अगली बार बुलाना नहीं है इनको बोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं कि बहुत लंबा भाषण दें। एक जज का काम भाषण देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक भारत के नागरिक होने के नाते बच्चों से बात करने का, विधि क्षेत्र से जुड़े होने, खास करके आज जब हम क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके पास आकर के। मैं धन्यवाद देता हूँ बार एसोसिएशन का, धन्यवाद देता हूँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बीकानेर का, धन्यवाद देता हूँ इस महान कॉलेज का जो 50 साल से विधि की विद्या दे रहा है। आप सब शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों के लिए खूब सारा रिगार्ड्स, खूब सारे सैल्यूटेशंस। एडवोकेट के बिना समाज अधूरा है,
एडवोकेट पूर्ण होगा तो समाज पूर्ण होगा। संविधान को मजबूत रखिए। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो खड़े होके सर के सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन दें, क्योंकि जिस बात को इन्होंने इतने सामान्य रूप से कहा है, आज तक हमने इस डायस से ज्ञान तो बहते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन पहली बार 15 वो यहाँ आपको आंसर आप ढूंढे, गूगल में आंसर देता है लेकिन क्वेश्चन देने वाले हमें पहली बार मिले हैं। दूसरी जो बात अभी सर बोल रहे थे, तो जो मेरे जहन में आई वो मैं यहाँ एक बार प्रेसिस जरूर करना चाहूँगा कि सर ने जो बात कही कि मॉरलिटी की डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी ने बहुत हद तक ये तय करने की कोशिश की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हमेशा सुपीरियर होगी पॉपुलर मॉरलिटी से। लोग क्या नैतिक समझते हैं ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये काम समाज का है। समाज के जो भी लोग प्रबुद्धजन हैं वो तय करें, और एक समाज के अंग होकर हम भी वो तय कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पर मॉरलिटी जो होनी चाहिए उसको सुप्रीम कोर्ट रेगुलर डिफाइन कर रही है, और आप जैसे लोग यदि आगे पहुंचेंगे तो इसको और अधिक मजबूती देने का प्रयास करेंगे। मैं सर का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्होंने एक छोटे समय में, सर को लग रहा है लंबा समय, हमें तो पता ही नहीं चला कि कितने जल्दी वो समय निकल गया, क्योंकि जनरली बच्चों को बिठाने का इशारा यहाँ पीछे से हमें बहुत बार करना पड़ता है, लेकिन एक भी बच्चे ने उठने की हिम्मत नहीं की। तो उसका कारण दबाव नहीं है, ये आपके जो आभा मंडल है, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, लग नहीं रहा था कि एक न्यायाधीश यहाँ पर बोल रहा है, एक स्टूडेंट की तरह आपने अपने विचार रखे। मैं बहुत ही हृदय से महाविद्यालय परिवार की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चूँकि सर यहाँ मौजूद हैं तो मानसिक स्मृति हमारे जहन में जीवन पर्यंत रहेगी, और आने वाले समय का सानिध्य लेंगे, लेकिन उनकी विचारों में कॉलेज का नाम रहे, इसके लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनंत जोशी जी से और डॉक्टर विठल जी बिस्सा से निवेदन करूंगा कि जिस संविधान की जय इन्होंने यहाँ इस डायस से की है, उसी संविधान को उनको प्रदान करें, और भी संविधान के सच्चे प्रहरी के रूप में इन जैसे जो नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में अपना जो योगदान है वो भविष्य में देते रहें। ये स्मृति चिन्ह नहीं है, ये वो स्मरण है जो विद्यार्थी होने के नाते, विधि के अधिवक्ता होने के नाते और एक होने के नाते सभी के जहन में ये प्रस्तावना हमारे जहन में रहनी चाहिए। तो इसी स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता श्री S.K. भाटी और धवन साहब से कि वो श्री शर्मा का जज साहब का प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आप तालियों के साथ में स्वागत से जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में, स्वागत के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शराफत अली जी को कि वो श्री कुलदीप जी का चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। स्वागत के क्रम में मैं डॉक्टर बाल मुकुंद व्यास से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और विवेक जी शर्मा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। डॉक्टर पंकज जी जैन से आग्रह कि वो मुमताज अली जी को संविधान और प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें भेंट कर और स्वागत करें। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब मैं
मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनके निर्देशन में हमने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, डॉक्टर अनंत जी जोशी प्राचार्य महोदय से, कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से और धन्यवाद से इस कार्यक्रम को समाप्त करें। माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र जी भाटी, मंच पर आसीन बीकानेर जिला व सत्र न्यायाधीश अत्रे साहब, बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जी, राजस्थान बार काउंसिल के मेंबर हमारे बड़े भाई एडवोकेट कुलदीप जी, बीकानेर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मुमताज जी, और मेरे ही परिवार के सदस्य और महाविद्यालय के मेंटर और वर्तमान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में उपकुलपति डॉक्टर विठल जी, यहाँ इस प्रांगण में विराजमान बीकानेर जिले के न्यायिक अधिकारीगण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, एडीजे साहब, और इस बीकानेर जिले की शोभा पूरे इंडिया में फहराने वाले के वरिष्ठ अधिवक्तागण, जैसा कि और हमारे प्रिय विद्यार्थी और मीडिया जगत से जुड़े। कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमें विवेक जी में धन्यवाद कि इसके लिए उन्हें हमें चुना, इस महाविद्यालय को चुना, तो मैं एक स्पेशल थैंक्स के लिए करना और बीकानेर बार का करना चाहूँगा, जिन्होंने इस महाविद्यालय को इस इतने अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए, जो हमेशा हमारे स्मृति में रहेगा, उसके लिए आपने चुना। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। बीकानेर की पूरी बार एसोसिएशन का और हमारे सभी अधिवक्ता गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर न्यायाधीश भी है, यहाँ पर अधिवक्ता भी है, और यहाँ पर जो वो विद्यार्थी है जो आगे पदों पर या तो अधिवक्ता या न्यायाधीश के पदों पर सुशोभित होंगे, निर्माता निर्देशक शिक्षक भी है, और वो शिक्षक है वो भी उपस्थित है। सारा एक कुनबा, विधि का एक पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, और एक बहुत अच्छी जो है मन में फीलिंग आ रही है कि इस परिवार में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें समय दिया। मैं बैठा बैठा वहाँ पर सोच रहा था, और जब विवेक जी भी लेकर आए थे प्रस्ताव, तो उन्होंने, विवेक जी ने कह दिया था मेरे को कि सर उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है। ऐसा कई बार जनरली हम कई लोगों के लिए कह देते हैं, जो भी ऐसे कोई वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं या हमारा जिनका सम्मान करना होता है, हम कह देते हैं कि उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है और वो बच्चों से संवाद करेंगे। और होता क्या है जनरली बाद में कि वो अपना स्पीच देते हैं, वो ठीक बात है, उनका कोई अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन जो इंटरेक्शन जो होता है वो कहीं गायब भी हो जाता है। आज सर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, मैं तो ये समझूं कि जो हमारा लेवल है उस लेवल पर आकर आपने जो आज हमसे जो संवाद स्थापित किया, और कई सारी ऐसी बातें जो हमारे जहन में वैसे ही घूमती रहती थी और उन पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, ये आपकी सर बहुत बड़ी काबिलियत है। मैंने इस महाविद्यालय में बहुत से प्रोग्राम में किए हैं और आगे भी होंगे, तो शायद पहली बार मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत जो जिनको पानी की गिलास दी गई थी, जो आपसे बच्चों से कर रहे थे, और मैं देख रहा था अपनी दर्द और अपनी बात को इतने ढंग से इतना रखने में लीन थे कि उन्होंने पानी के गिलास को वो दी, उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने पिया नहीं। इतनी तन्मयता के साथ और इतने संक्षिप्त समय में आपने एक सर सारी बातें जो है बिल्कुल खुलकर रख दी है। बहुत सारी बातें आपने इतनी जो तो टेक्निकल रूप से इतनी
नासमझ वाली बात है, जो हमें शायद बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन आपने उसको खोल कर ऐसे रखा है कि अब बच्चे भी उस दिशा में पढ़ने के लिए दिशा में तैयार रहेंगे। हमारा महाविद्यालय जैसे विजय करवाया और जैसा बीकानेर बार अच्छे ढंग से जानती है, बीकानेर बार का हमेशा हमारे महाविद्यालय पर आशीर्वाद रहा है। अधिवक्ता गण हमेशा हमारे महाविद्यालय के बच्चों को प्रमोट करते आए हैं और उनके साथ हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता गणों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे साथ एसोसिएट हुए। ये महाविद्यालय 73 से है, लेकिन 1934 से इस रामपुरिया कॉलेज का एक अस्तित्व बना दरबार स्कूल के रूप में, और 1952 से ये कॉलेज के रूप में कन्वर्टेड हुआ, और 1952 से लेकर आज तक 2022 तक यह महाविद्यालय अपनी 3 संस्थाओं के साथ, जहाँ पर एक पेरेंटल कॉलेज हमारी कोर्ट गेट के अंदर है शहर के भीतर, BJS रामपुरिया जैन कॉलेज, एक हमारे पास में इस लॉ कॉलेज के पास में एक एड्रॉनिक बिल्डिंग है MBA की। और मैं ये बताना चाहूँगा सर आपको कि 1984 में यदि विश्वविद्यालय के बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यदि कि MBA आई है तो हमारे महाविद्यालय में ही आई है सर। और उसके डायरेक्टर हमारे पास डॉक्टर पंकज जी जैन बैठे हैं। और ये 73 से लॉ डिपार्टमेंट था उस पेरेंटल कॉलेज का, और बाद में एक सेपरेट लॉ कॉलेज 2007 में बना, और ये नया इंस्टीट्यूशन में हम 2008 में इस बिल्डिंग में आए। ये यात्रा बहुत लंबी है, पता नहीं मेरे जन्म से पहले की भी है। बहुत से ऐसे अधिवक्ता जो हमारे सामने हैं वह इसी महाविद्यालय के जो है विद्यार्थी रहे हैं, और आज वे अपना कोर्ट में परचम फहरा रहे हैं। मेरे गुरु एडवोकेट ओम प्रकाश जी हर्ष जो यहाँ विराजमान है, और इनके फादर शंकर लाल जी हर्ष के बारे में 1 मिनट में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने LLM में एडमिशन लिया और मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, और उसी दौरान शंकर लाल जी के अंडर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। घर वालों ने कह दिया कि कोट पहन के जा तू भाई वहाँ प्रैक्टिस कर, तो पता नहीं तेरा LLM तो होता ही रहेगा। मैंने एक बात उनसे सीखी, हर समय वो जब किसी केस की तैयारी कल कोर्ट में अपेयर होना है तो इतनी अच्छी डीपली वो नॉलेज करके तैयारी करके जाते थे कि किसी किताब को, किसी पन्ने को इससे टैग लगा के उसको ऐसा पढ़ के जाते थे कि कोई बात छूट न जाए। इतनी अच्छे ढंग से शायद अधिवक्ता, बहुत कम अधिवक्ता होंगे जो जाते होंगे, इतनी पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि अपने जो क्लाइंट है उसको साथ न्याय कर सके। और न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित रूप से न्यायाधीश जो है, जैसा सर आपने बताया, हमें आपका विधि के दर्शन में जो दार्शनिक जो एक फिलोसोफर के देख रहा हूं सर, तो सोशल इविल्स को कर रहे हैं और उनका कैसे द्वारा उन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि आप विक्टिम की ओर देख रहे हैं सर। आपने जैसे कुलदीप जी ने बताया कि इनके जो निर्णय है वो संवेदनाओं से, मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए कहीं ना कहीं मिलता है। तो निश्चित, क्योंकि आपने आज बोला है उसमें आपका लग रहा है दर्द कि मेरे पास जो आएगा उसे मैं अपनी ओर से फुल जस्टिस, पूर्ण न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। आपका शायद ये पूरा का पूरा दर्शन इसी तरफ है, संवेदनाएं जो आपकी जो है सर। और ये आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात, गौरव की बात है कि आप पधारे, आपने समय दिया सर। और जैसा कि रितेश सर ने कहा कि हमें लगा ही नहीं कि कब और बोलते तो हम और सुनना चाहते सर, लेकिन क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं जिनको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा सर, 2023 में इसी महाविद्यालय की गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। हम कोशिश करें भव्य प्रोग्राम महाविद्यालय में रखें, भारत के साथ जुड़ के, और 2 दिन का या 3 दिन का जो है कार्यक्रम रखेंगे। उसमें सर आपसे अभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसमें आप बिल्कुल पधारें सर हमारे एक्सेप्ट को। फॉर्मली जब हम होगा तो हम आपको निमंत्रण देंगे, लेकिन इस सभी विद्यार्थियों की ओर से और हमारे बीकानेर बार के अधिवक्ता की ओर से सर हमारा ये आग्रह रहेगा अधिकार स्वरूप कि आप उसमें ज़रूर पधारें, क्योंकि हम उससे लाभान्वित होना चाहेंगे आपके उस लेक्चर से। ये जो आज का लेक्चर हुआ है वो मेरे लिए तो अमिट है, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम होता है, स्वागत होता है, लेकिन जो बात आज इस डायस के माध्यम से आपके द्वारा कही गई है वो हम सबको लिए चिंतन और मंथन करने के लिए हमारे को मजबूर कर रही है।
मैं अपने आप को ये बड़ा एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस महाविद्यालय का ईश्वरी की कृपा से प्राचार्य पद मेरे को प्राप्त हुआ है और आप जैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य मेरे को मिला है सर। मैं इस बीकानेर बार का, यहाँ मीडिया जगत का, अपने विधि विद्यार्थियों का आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशेष रूप से लॉ स्टूडेंट्स जो है, आप लोग ये ध्यान दें कि आपको जब एकेडमिक इंटरेस्ट का बोलकर हम जब लोग किसी कार्यक्रम में बैठाते हैं तो आप लोग आधे पौन घंटे के बाद वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज एक बार भी किसी भी विद्यार्थी को ये कहना ही नहीं पड़ा कि वो उठ जाए। ये बात जो मन से संचालन कर रहे थे ये बिल्कुल सही था कि किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो बिल्कुल तन्मय होकर आपके साथ सर आपकी बातों को सुन रहे थे। मैं सभी लोगों का और विशेष रूप से सर आपका कि आप यहाँ पधारे, हमें समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से, बार एसोसिएशन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा, एक बात मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। सर की जो चेहरे का जो मुस्कुराने का जो अंदाज है वो पता चलता है कि रियलिटी है, नहीं तो जनरली क्या होता है एक फॉर्मल वे में लोग जो हंसते हैं वो इनका लग नहीं रहा है। तो बहुत बहुत आभार। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं सारे, अपना मोबाइल वगैरह सब नीचे रख दें, ध्यान रखें इस गरिमा किसी भी प्रकार से। जो भी यहाँ पर है बैग उतार दे बेटा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। मैं सर से निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो आप सर यहीं विद्यमान रहे, बच्चों को हम खड़ा कर देते हैं आगे, यदि आपकी परमिशन हो तो प्लीज। केवल एक बार स्टूडेंट सारे बहुत डेकोरम में शांत